नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास दिल छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसी कहानी जो कल्पना, प्यार और पहचान के धागों से बुनी हुई है। बिल्कुल। और ये कहानी ना पढ़ने के बाद भी जहन में घूमती रहती है। सही कहा। शायद इसलिए कि ये बहुत ही मतलब बुनियादी मानवीय भावनाओं को छूती है। प्यार है, नुकसान है, पछतावा है और अपनी जड़ों की तलाश भी। हाँ, और आज इसी पर हम गहराई से बात करेंगे। हमारे पास केन लियू की विश्व प्रसिद्ध कहानी द पेपर मैनेजर ही है, हम्म। और इससे जुड़ी काफी जानकारी है हमारे पास। कहानी का सार, उसके गहरे विषय क्या हैं, लेखक की पृष्ठभूमि, और हाँ, इस कहानी को जो सम्मान मिला है उस सब पर बात करेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि हम कहानी की उन परतों को खोलें जो शायद पहली बार पढ़ने में नजर न आए। हाँ, मतलब सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है उसके अंदर छिपे अर्थ, वो संदेश, उन्हें समझना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, सीधे कहानी की दुनिया में चलते हैं। पहले लेखक की बात करें, केन लियू। जानकारी ये है कि वो चीनी मूल के अमेरिकी लेखक हैं, और साइंस फिक्शन, फैंटेसी, इसमें उनका बड़ा नाम है। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी जो पृष्ठभूमि है, एक प्रवासी होने का अनुभव, हाँ, दो संस्कृतियों के बीच जीने की जद्दोजहद, वो सब उनके काम में खासकर इस कहानी में बहुत साफ झलकता है। और द पेपर मेनेजरी तो उनकी सबसे मतलब प्रभावशाली कहानियों में से एक मानी जाती है। तो कहानी का जो हीरो है वो है जैक नाम का एक लड़का। हम्म। उसकी माँ चीन से है, पिता अमेरिकी। और ये चीज उसकी जिंदगी को, खासकर बचपन को, एक अलग ही रंग देती है। हाँ, उसकी माँ को ओरिगामी आती है, कागज मोड़ने की कला। पर कहानी में एक जादुई बात है, ये सिर्फ कागज के खिलौने नहीं है। बिल्कुल सही। वो जब कागज से जानवर बनाती हैं, शेर, बाघ, ड्रैगन, तो उनमें अपनी फूंक से जान डाल देती हैं। कमाल है। हाँ, ये सिर्फ कला नहीं है, ये माँ के प्यार का एक बहुत ही अनोखा, एक जादुई तरीका है इजहार का। और ये कागज के जानवर जैक के साथी बन जाते हैं बचपन में। हाँ, उसका बचपन माँ के प्यार और इन जिंदा फुदकते कागजी दोस्तों से भरा होता है। सोचिए जरा, एक बच्चा जिसके खिलौने सच में सांस लेते हों। है ना? वो कागजी शेर गोद में गुर्रा रहा है, पानी की भैंस मिस पर दौड़ रही है। ये माँ के प्यार का जैसे जीता जागता रूप है, शब्दों से परे। लेकिन फिर बचपन की वो मासूमियत हमेशा तो नहीं रहती। वही, यही कहानी का जो भावनात्मक केंद्र है, वो बदलना शुरू होता है। जैक जैसे जैसे बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो उसे उसे अपनी माँ की चीनी पहचान से शर्म आने लगती है। हाँ, उनका अंग्रेजी बोलने का लहजा, उनका खाना, उनके रीति रिवाज, ये सब उसे अपने अमेरिकी दोस्तों के बीच मतलब अलग थलग महसूस कराते हैं। वो फिट इन करना चाहता है। और इसी कोशिश में वो अपनी माँ से, अपनी जड़ों से इमोशनली दूर होने लगता है। और ये सिर्फ बच्चे का बचपना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो संस्कृतियों के बीच पिसते एक टीनेजर का गहरा आंतरिक संघर्ष है। वो अपनी पहचान के उस हिस्से को नकार रहा है जो उसे भीड़ से अलग दिखाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यही चीज उसे दोस्तों में स्वीकार होने से रोक रही है। हाँ, और ये संघर्ष तो कई अप्रवासी परिवारों की दूसरी या तीसरी पीढ़ी के बच्चों के लिए बहुत जाना पहचाना है। बाहर की दुनिया की उम्मीदें और अपनी विरासत, इसके बीच बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। कहानी इस कश्मकश को बड़ी नरमी से पकड़ती है। जैक अपनी माँ से कहता है कि वो सिर्फ अंग्रेजी बोले, हाँ, और चीनी खाना ना बनाए। और वो जादुई कागज के जानवर उन्हें कहीं छुपा दे। और माँ बेटे की खुशी के लिए वो अपनी पहचान के ये हिस्से समेट लेती है, खामोश हो जाती है। और वो कागज के जानवर भी धीरे धीरे हिलना डुलना बंद कर देते हैं, जैसे माँ के दिल के साथ वो भी मुरझा गए हों। कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आता है जब जैक कॉलेज में होता है और माँ बीमार पड़ती हैं और गुजर जाती हैं। हाँ, माँ की मौत के बाद जैक जब घर लौटता है तो वो अकेलापन और एक अपराध बोध उसके बोझ तले दबा होता है। और फिर उसे अटारी में वो पुराने कागज के जानवरों का डिब्बा मिलता है, धूल भरा हुआ। बरसों बाद जब वो उन्हें खोलता है तो उनमें से एक, वो कागजी शेर लाऊहू, हिलना शुरू कर देता है। हाँ, और उसी डिब्बे में उसे एक खास कागज का ड्रैगन मिलता है जिसके अंदर चीनी अक्षरों में कुछ लिखा है। लेकिन मुश्किल यह है कि जैक चीनी पढ़ना नहीं जानता। उसने माँ की भाषा सीखने से हमेशा मना किया था। ये कितना सिंबॉलिक है ना? माँ की आवाज, उसके दिल की बात ठीक उसके सामने है, पर वो उसे समझ नहीं सकता। उसे मदद लेनी पड़ती है किसी ऐसे इंसान की जो चीनी जानता हो। और जब वो खत का अनुवाद होता है तो जैक पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। वो सिर्फ एक खत नहीं होता,
नहीं, वो उसकी माँ की पूरी जिंदगी का सार होता है। चीन में उनका बचपन, अमेरिका आना, जैक के पिता से मिलना, नई दुनिया में अकेलापन। और सबसे बढ़कर जैक के लिए उनका बेपनाह प्यार। माँ ने लिखा था कि कैसे उन्होंने अपने सारे जज्बात, अपनी पूरी कहानी उन कागज के जानवरों में भर दी थी, इस उम्मीद में कि एक दिन जैक उन्हें समझेगा। और तब जैक को एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। सिर्फ अपनी माँ नहीं, बल्कि अपनी विरासत, अपनी पहचान का एक अनमोल हिस्सा। और माँ का वो प्यार जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाया। कहानी का अंत बहुत गहरे पछतावे से भरा है, खोए हुए मौकों की पीड़ा है। और ये पछतावा इसलिए भी ज्यादा गहरा है क्योंकि उसे पता चलता है कि जिन चीजों से उसे शर्म आती थी, माँ की भाषा, उनकी वो कला, वही उनके प्यार और उनके वजूद का सबसे सच्चा, सबसे शक्तिशाली रूप थी। बिल्कुल जैसे सोना छोड़कर पीतल चुन लिया हो और अब सोना हमेशा के लिए चला गया। चलिए, अब जरा कहानी के जो मूल विषय हैं उन पे थोड़ी और बात करते हैं। पहला तो साफ है, पहचान और संस्कृति का संघर्ष। ये कहानी बहुत असरदार ढंग से दिखाती है कि अप्रवासी परिवारों की नई पीढ़ियों के लिए दो दुनियाओं के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। और ये सिर्फ बाहरी दबाव नहीं होता, ये एक अंदरूनी सवाल भी होता है। मैं कौन हूँ? मेरी जगह कहाँ है? अपनी विरासत का कितना हिस्सा अपनाऊं, कितना छोड़ूं? और जैक का जो चुनाव था, बाहरी स्वीकृति के लिए अपनी जड़ों को नकारना, वही कहानी का केंद्रीय दुख बन जाता है। बिल्कुल। दूसरा अहम विषय, जो शायद कहानी का दिल है, वो है माँ का बिना शर्त वाला असीम प्यार। हाँ, ये कहानी बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि माँ का प्यार किसी शर्त पर टिका नहीं होता। भले ही बच्चे उसकी भाषा, संस्कृति, पहचान, इन सबको अपनाने से कतराएं। आपकी बात में वजन है, और ये प्यार शब्दों का मोहताज भी नहीं है। सही। जब जैक माँ से अंग्रेजी बोलने को कहता है, चीनी रिवाजों से मुंह मोड़ता है, तब भी माँ का प्यार कम नहीं होता। वो बस उसे जाहिर करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेती है, वो जादुई कागज के जानवर। हाँ, जैसा एक जगह कहा भी गया है, ये जानवर सिर्फ खिलौने नहीं थे, प्रेम के चलते फिरते सांस लेते प्रतीक थे। माँ ने अपनी सांस, अपनी आत्मा उनमें फूंकी थी। तीसरा विषय जो सामने आता है वो है अलगाव और फिर पछतावा। कहानी दिखाती है कि कैसे बाहरी दुनिया में जगह बनाने की होड़ में या समाज के दबाव में हम अनजाने में ही अपने सबसे करीबी लोगों से, अपनी बुनियाद से, हाँ, दूर हो जाते हैं। और दुखद बात यह है कि इस दूरी का, इस नुकसान का एहसास अक्सर तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब माफी मांगने या रिश्ते सुधारने का मौका ही नहीं बचता। जैक का अनुभव इसी कड़वी सच्चाई का आईना है। एक पंक्ति है ना उसमें कुछ ऐसा कि मैं अलग दिखना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने माँ को परे धकेल दिया। अब मुझे एहसास हुआ कि वही एकमात्र इंसान थी जिसने मुझे बिना शर्त प्यार किया। हाँ, यही। और ये देर से आया ज्ञान, यही कहानी के असर को और गहरा कर देता है। और हाँ, कहानी में जो कल्पना और जादू का तत्व है, उसे भी नहीं भूलना चाहिए। वो सिर्फ कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। वो कागज के जानवर माँ की आंतरिक दुनिया का प्रतीक है। उनकी कल्पना, उनकी कला, उनकी संस्कृति और उनका वो प्यार जो वो कह नहीं पा रही थी। जब माँ और बेटे के बीच शब्दों का पुल टूट जाता है, तो यही जानवर भावनाओं का माध्यम बन जाते हैं। भले ही जैक उस वक्त इसे समझ ना पाए। एक जगह हिंदी अनुवाद में बहुत अच्छा लिखा है, वह कागज के जानवरों को जीवित कर देती थी, जैसे उसका प्रेम पूरी दुनिया को मोड़कर एक कोमल जीवंत आकार में ढाल देना चाहता हो। वाह! ये जादू असल में माँ के अटूट प्रेम और उसकी सांस्कृतिक पहचान की ही अभिव्यक्ति है, जिसे जैक ने ठुकरा दिया था। इस कहानी की साहित्यिक ताकत का अंदाजा इसी बात से लगता है कि इसने इतिहास रचा था। हाँ, 2012 में एक ही साल में साइंस फिक्शन और फैंटेसी जगत के 3 सबसे बड़े अवार्ड्स, ह्यूगो, नेब्यूला और वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड। ये वाकई असाधारण है। इन तीनों को जीतना, जिन्हें इस शैली का ऑस्कर कहा जाता है, एक कहानी के लिए, ये लगभग अनसुना है। ये सिर्फ कहानी की बेहतरीन लिखाई को ही नहीं दिखाता, बल्कि इसकी यूनिवर्सल अपील को भी दिखाता है। ये कहानी किसी खास संस्कृति या बैकग्राउंड तक ही सीमित नहीं है। ये मानवीय रिश्तों और भावनाओं की कहानी है। तो इसका महत्व सिर्फ अवार्ड्स तक नहीं है। कहानी हमें किन मुद्दों पर सोचने को मजबूर करती है? कई गंभीर सवालों पर, जैसे अप्रवासी जीवन की उलझनें, पीढ़ियों के बीच कम्युनिकेशन गैप के खतरे, पारिवारिक रिश्तों की नाजुकता और सांस्कृतिक पहचान का महत्व।
ये दिखाती है कि अपनी विरासत को भूल जाना सिर्फ संस्कृति को खोना नहीं है, बल्कि अपने आप के एक हिस्से को खो देना है। और एक साफ संदेश ये भी है कि सच्चा प्यार भाषा और संस्कृति की दीवारों से परे होता है। बिल्कुल, माँ का प्यार जैक के नकारने के बावजूद बना रहा, और साथ ही ये कहानी इस बात पर भी जोर देती है कि अपनी सांस्कृतिक पहचान को अपनाना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये हमारी जड़ों से जुड़ने और खुद को ज्यादा पूरा महसूस करने का एक तरीका है। हाँ, कहानी के अंत में वो खत, जैसे एक विश्लेषण कहता है, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो माँ का आखिरी कागजी आलिंगन था। ये दिखाता है कि प्यार आखिर तक रास्ता ढूंढ ही लेता है, भले ही उसे समझने में पूरी जिंदगी लग जाए। बिल्कुल। तो अगर हम इस कहानी से कुछ खास बातें, कुछ सीख निकालने की कोशिश करें, तो वो क्या होंगी? पहली तो यही लगती है कि अपने परिवार, अपनी जड़ों, अपनी सांस्कृतिक विरासत को नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी भावनात्मक भूल साबित हो सकती है, जिसका खामियाजा बहुत भारी पड़ सकता है। दूसरी अहम सीख ये है कि हमें अपने प्रियजनों और उनके प्यार की, चाहे वो शब्दों में हो या कामों में, समय रहते कद्र करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती। वक्त और लोग दोनों चले जाते हैं। इसके अलावा क्या कोई और पहलू भी सामने आता है? हाँ, एक बात और उभरती है, बच्चों को उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और संस्कृति से जोड़े रखना कितना जरूरी है। ये उन्हें सिर्फ पहचान नहीं देता, बल्कि उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाता है। और कहानी ये भी बताती है कि गहरे मतलब और संदेश अक्सर साधारण दिखने वाली चीजों में छिपे होते हैं। जैसे माँ के हाथ से बने वो कागज के जानवर। हाँ, हमें अपने आसपास की दुनिया में इन खामोश संदेशों को पढ़ने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। और शायद सबसे जरूरी, ये कहानी माता-पिता और बच्चों के बीच खुले, ईमानदार संवाद की जरूरत को दिखाती है, ताकि जैक जैसी नौबत ही ना आए। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो द पेपर मेनाजरी सिर्फ एक खूबसूरत फैंटेसी या दुखद कहानी नहीं है। नहीं। ये प्रेम, हानि, पहचान का संकट, सांस्कृतिक टकराव और गहरे पछतावे की एक बहुत ही जटिल और मार्मिक तस्वीर है। ये दिखाती है कि कैसे नासमझी, शर्मिंदगी और बातचीत की कमी रिश्तों में ऐसी दरारें डाल सकती है जो कभी भरती नहीं। लेकिन कहानी पूरी तरह निराशावादी भी नहीं है। यह अंत में प्रेम और समझ की जो बदलने वाली शक्ति है, उसे भी उजागर करती है। भले ही वो समझ जैक को बहुत देर से मिली। हाँ, एक भारी कीमत चुकाने के बाद। कहानी का अंत दुखद जरूर है, लेकिन ये पढ़ने वाले को अपने जीवन, अपने रिश्तों, अपनी पहचान पर गहराई से सोचने के लिए एक मजबूत वजह देती है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम आज की इस चर्चा के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर जैक ने अपनी माँ के जीते जी ही उन कागज के जानवरों में छिपे संदेशों को, उनके पीछे के प्यार को समझ लिया होता, तो उसकी जिंदगी कैसी होती? माँ के साथ उसका रिश्ता कैसा होता? और क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास के लोगों के अनकहे प्यार, उनके खामोश इशारों, उनकी कुर्बानियों को वक्त रहते पहचान पाते हैं? या हम भी कहीं ना कहीं जैक की तरह समझने में देर तो नहीं कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज का ये गहन मंथन यहीं समाप्त करते हैं।